तो एआई इमेज डिटेक्टर बनाना है हमें आज, है ना। एआई में तुम लोगों ने पूरा देख लिया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कि नहीं देखा, थोड़ा बहुत बाकी है। देख लिया पूरा। तो क्या क्या टेक अपन फिल्टर कर रहे हैं इन जनरल, बताओगे थोड़ा। इन जनरल अपन फ्रीक्वेंसी एनालाइज कर रहे हैं, हाँ। उसके अंदर नॉइज डिटेक्शन देख रहे हैं और उसका मेटा डेटा देख रहे हैं और बायस एनालिसिस करें और मेटा डेटा एनालिसिस हो गया, बायस एनालिसिस हो गया, और फ्रीक्वेंसी एनालिसिस हो गया, नॉइज क्वांटाइजेशन हो गया, डिफरेंस इन डिफरेंस हो गया। और कुछ नहीं कर रहे हैं अपन। फीचर एक्सट्रैक्शन भी होगा, फीचर एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। इमेज को वो वैल्यू में चेंज कर देगा ना। और न्यूरल नेटवर्क क्लासिफिकेशन तो उसकी प्रोबेबिलिटी चेक कर सकता है। न्यूरल नेटवर्क हाँ कर सकते हैं, बट न्यूरल नेटवर्क अभी यहाँ पे यूज़ ना करें जितनी बढ़िया। न्यूरल नेटवर्क अपन दूसरी जगह यूज़ करेंगे जहाँ पे उसका यूज़ बनता है। ठीक है, तो चलो मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। अपन एक डॉक क्रिएट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। डॉक के अंदर ये सारी चीज़ें फाइल में डालेंगे। तो जनरली हम रीडमी फाइल बनाते हैं, है ना। रीडमी डॉट फाइल बनाई, ठीक है। अब इसमें फीचर एक्सट्रैक्शन में अपन क्या क्या डाल रहे हैं वो लिखते हैं। एक तो डाल रहे अपन मेटा डेटा, ठीक है। दूसरा डाल रहे अपन क्या डालेंगे, अब जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास आया, फ़ोटो आया, कुछ भी आया, ठीक है। तो फ़ोटो आया, फ़ोटो को तो आप इस पार्स करने के लिए भेज दोगे। बट अगर फ़ोटो नहीं आया, ठीक है, फ़ोटो की जगह अपने पास आया लेट्स से पीडीएफ डॉक्यूमेंट आया, पीडीएफ डॉक्यूमेंट अंदर आया जिसके अंदर आपके पास डेटा अवेलेबल है। डेटा मतलब जैसे इनवॉइस आई, बिल आया, या शादी का कार्ड आया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस टाइम उसकी चीज़ें उसमें अपन फीचर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। फीचर उनके फीचर हो गए टेक्स्ट, तो टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक लाइब्रेरी होती है OCR, ठीक है। तो ये OCR वाली लाइब्रेरी का क्या काम है, टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने का, ठीक है। तो इसको मैं लिख भी देख देता हूँ, टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, ठीक है। फिर एक अपन करेंगे डेंसिटी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। डेंसिटी एनालिसिस करने के लिए अपन इसको एज सर्विस को यूज़ करेंगे, एज सर्विस बनाएंगे इसके लिए अपन, ठीक है। फिर अपन एक चीज़ निकालेंगे, टेक्सचर निकालेंगे, ठीक है। टेक्सचर क्या होता है, किसी भी इमेज के अंदर जो तुमने कल बताया था कि आपके फोटोज जो जनरेट होगा टी शर्ट, वो प्लेन टी शर्ट आएगा। टेक्सचर के अंदर डॉट आएंगे, टेक्सचर दिखेगा बेसिकली, ठीक है। फिर अपन निकालेंगे उसका फोरेंसिक, ठीक है। फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे जिसमें अपन उसका कंप्रेशन निकालेंगे, ब्लर निकालेंगे, लेआउट निकालेंगे, कितना क्या है क्या नहीं है, ठीक है। एडवांस एक ये बेसिक वाला करेंगे, अब इसमें एडवांस वाला भी आएगा। एडवांस फोरेंसिक एनालिसिस, इसमें अपन जैसे कि नॉइस हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, कॉपी मूव हुआ, या फिर ELA करके एक चीज़ होती है वो निकालेंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर अपन करेंगे कंटेंट प्रोफाइलिंग करेंगे, ठीक है। जिसमें कंटेंट प्रोफाइलिंग में हो गया कि आपका फ़ोटो है, डॉक्यूमेंट है, या कुछ और है, स्क्रीनशॉट है, या कुछ और है, ठीक है। अब इसमें AI स्पेसिफिक इमेज निकालेंगे जिसको अपन जनरली बोलते हैं सिंथेटिक इमेज, बिल्कुल सिंथेटिक ID वेरिफिकेशन,
ठीक है। तो AI इमेज स्पेसिफिक वाली चीज़ें हो गई, फ्रिक्वेंसी हो गई, ह्यूरिस्टिक से हो गया, वो सब निकाल देंगे। अब इसमें हिस्टोरिकल, अब जैसे कि मैंने कल एक एग्जांपल बताया था, एग्जांपल क्या था कि अपन एक इनवॉइस है 19 जो वायरल हो रही है, जैसे वो 1855 में बनी हुई है, तो उसका डेटा का वैलिडेट कैसे करोगे, तो उसमें आप हिस्टोरिकल वैलिडेशन निकालोगे, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, रूल डिफाइन करोगे बहुत सारे अपने सिस्टम के अंदर, जो पुराने वाले हो गए, जिसमें चेक करेगा चंक्स कैसे निकलेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में बनाएंगे अपन स्कोरिंग वाला काम, कि जितना ये जो सारी चीज़ें आई है उसके अंदर वेटेड सिग्नल एग्रीगेशन, प्रोबेबिलिटी क्या है वगैरह, वो सब, ठीक है। ये सारा काम करेंगे कि 9 चीज़ें करने के बाद इसके बीच में अपने को और कुछ मिल जाता है, याद आ जाता है, तो वो भी अपन डालेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आई कि क्या क्या चीज़ करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक काम और करना है अपने को। अपन requirement.txt पढ़े थे, अपन ने पाइथन एनवायरनमेंट सेटअप करने वाला काम पढ़ा था पूरा, तो उसका क्या यूज़ था? जो किसी प्रोजेक्ट का मतलब बेसिक फाइलिंग वगैरह हो जाती है, वो उस कमांड्स हो जाती है, ताकि अपने को अलग अलग फोल्डर लाइब्रेरी एक्सट्रैक्ट करके उसको ओके, करना नहीं। ठीक है। तो पुराने ज़माने की जब पाइथन पे काम होता था, तो तब अपन requirements.txt करके एक फाइल बनाते थे, पूरा स्पेलिंग निकालना, ठीक है, ठीक है। तो जब से अपन आगे txt नहीं, सॉरी, ठीक है। बट मॉडर्न पाइथन के अंदर हम ये नहीं रखते, इसको हम डिलीट मार देते हैं, ठीक है। मॉडर्न AI के अंदर अपन इसका एक TOML करके फाइल बनाते हैं, ठीक है। ये किसमें में आ रहा है, हाँ ठीक है। तो अपन जैसे कि AI ठीक है। अब इसमें जो भी अपने को डिक्लेयर करना होगा ना, अपन इसके अंदर ही डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। उसमें अपन requirement.txt में बेसिक रिक्वायरमेंट होती थी कि सारी रिक्वायरमेंट्स एक ही फाइल में अपन डाल देते थे एज इट इज़ वर्जन कोड के साथ में। इसके अंदर अपन चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि तुम्हारी डेव डिपेंडेंसीज कौन सी, जैसे कि अब तुमने कभी रिएक्ट पे काम किया हो, तो उसमें डेव डिपेंडेंसीज होती है नॉर्मल, जिसमें प्रोजेक्ट का नाम, स्ट्रक्चर, तुम्हारा जो पैकेज बन रहा है उसका नाम, स्ट्रक्चर वगैरह सब डिफाइन करते हैं, ठीक है। सेम अपन TOML के अंदर अपन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब वो requirement.txt आप खाली फोल्डर स्ट्रक्चर बना देते थे, उसमें बहुत सारी अंदर चीज़ें डाल देते थे, वो एक पैकेज नहीं बन रहा था। अब यहाँ पे ये आपके पूरे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी से लेके नेम वगैरह से लेके हर चीज़ को ये हैंडल करेगा, ठीक है। डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है तो डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर सकते हो। कुछ ऑप्शनल डिपेंडेंसीज भी होती है जो आपको ज़रूरत भी है और नहीं भी है, ठीक है। अगर वो ऑप्शनल डिपेंडेंसी को तुम्हारे को यूज़ करना है तो भी तुम इसमें डिफाइन कर सकते हो, जो तुम्हारे रिक्वायरमेंट के अंदर नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो ये अपना बेसिक फाइल होगा। सबसे पहला तो डॉक्यूमेंट जो भी काम कर रहे हो उसमें रीडमी फाइल वगैरह जो भी डालना चाहते हो वो डालते रहो, ठीक है। अब इसमें अपन मल्टीपल टेक्स्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, इस टूल को बनाने के लिए जो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये सब अपने हो गया एनालिसिस, ठीक है। दूसरा हो गया अपने टेक्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले फास्ट API का क्या काम है, कौन बताएगा? हाँ, रेस्ट API सर्विस बनाते हैं अपन इसकी। हाँ, जो तुम .NET C आप नोड में जो काम करते हो बेसिकली, Express.js वगैरह में किया है कोई काम किसी के ऊपर? नहीं किया? तुमने तो किया है? दो एप्लीकेशन का तो API बनाते हैं। API क्या करते हैं कि आपका बेसिकली आप वेबसाइट
चलाते हो तो दो चीज़ें होती है, एक तो हो गया फ्रंट एंड जो आप एक्सप्लोर कर रहे हो, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम हो गया, मोबाइल ऐप हो गया, ये सारे फ्रंट एंड है, ठीक है, ये आप यूज़ कर रहे हो। बट ये डेटा कहाँ से लेके आ रहे हैं, आपके फ़ोन पे तो ला नहीं सकती, ये ले लेंगे किसी सर्वर के पास जाएगी, तो वो सर्वर एपीआई जो होता है, सर्वर बैकएंड जो होता है, वो एपीआई बोलते हैं उसको अपन, रेस्ट एपीआई, ठीक है। ये अलग अलग तरीके की हो सकती है। आज के टाइम में रेस्ट एपीआई और ये ज़्यादा चल रही है, रेस्ट एपीआई ग्राफ हो गया, ठीक है, और भी अदर तरीके हैं। पुराने ज़माने में देखो तो सोप करके बहुत चलता था, ठीक है। तो फास्ट एपीआई आपका बैकएंड तैयार करेगी, एक एंड पॉइंट देगा आपके फ्रंट एंड को इंटरेक्ट करने के लिए। और आप जब फ्रंट एंड यूज़ नहीं कर रहे हो, इन योर केस की जब आपको AIML पे ही काम करना है, तो आपके लिए भी एक एंड पॉइंट देगा जिसे आप रिजल्ट भेज के वापस रिस्पॉन्स ले सको। पहले दो ही तरीके का रिस्पॉन्स ले सकते हो, अदरवाइज आप अपने कंसोल के अंदर ही देख सकते हो क्या डाला है क्या नहीं डाला है। इसके बाद क्या करोगे, आप कॉल करके कहीं से भी API कॉल करके देख सकते हो। अगर आपके API पब्लिक डोमेन पे डिप्लॉयड है तो तुम कहीं से भी देखो, अगर पब्लिक डोमेन नहीं तुम्हारे सिस्टम पे डिप्लॉयड है तो सिस्टम से देखोगे, ठीक है। तो एक ये हो गया, दूसरा हो गया पाइडेंटिक, ठीक है। तो ये इनपुट वैलिडेशन के लिए जनरली काम आता है। जब भी कोई रिक्वेस्ट API कॉल करते हो तो आपके पास दो तरीके के रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पैरामीटर्स होते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पैरामीटर होते हैं। रिक्वेस्ट, जिसको रिक्वेस्ट बॉडी बोलते हैं, रिक्वेस्ट बॉडी दो तरीके से आती है, एक तो रिक्वेस्ट बॉडी हो गया और दूसरा आपका URL के अंदर पैरामीटर्स हो गए, ठीक है। तो रिक्वेस्ट बॉडी होती है, रिक्वेस्ट बॉडी का मतलब जैसे कि किसी वेबसाइट पे आप जा रहे हो, आपको साइनअप करना है, ठीक है। तो साइनअप पे क्लिक करोगे तो उसको एक डेटा भेजना पड़ेगा ना, तुमके नाम, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पासवर्ड वगैरह सब भेजते हो। तो वो जो चंक होता है, वो जो चीज़ होती है, उसको अपन रिक्वेस्ट बॉडी। रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे सर्वर पर जाने के बाद सर्वर उसको जो भी प्री पोस्ट प्रोसेसिंग करने के बाद उसको वापस रिटर्न कर रहा है तुम्हें, उस रेस्पॉन्स को अपन बोल रहे हैं रेस्पॉन्स जनरेट कर रहा है रिस्पॉन्स बॉडी, हाँ। ठीक है। फिर ये हो गया, फिर अपन ओपन CV का यूज़ करेंगे। ओपन CV का क्या यूज़ है बताओ, तुम्हें पूछ रहा हूँ, बताओ। नाम सुना है ओपन CV? नहीं सुना? ओपन CV आपका कंप्यूटर विजन वाली जो भी चीज़ें होती है उसको यूज़ करने के लिए अपन ओपन CV का यूज़ करते। कंप्यूटर विजन का मतलब कैसे हो गया, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपकी इमेज प्रोसेसिंग लगे, ठीक है। जैसे कि मैं एक बेसिक एप्लीकेशन एग्जांपल देता हूँ। कहीं पे आपने अपने कॉलेज वगैरह में या कहीं पे भी देखा होगा कि लोग आते हैं, एक मशीन के सामने खड़े हो जाते हैं, अपना फ़ोटो स्कैन करवाते हैं, फेस स्कैन करवाते हैं और चले जाते हैं। और वो फेस स्कैन करने से उनका अटेंडेंस लग रहा है। तो क्या हो रही, इमेज प्रोसेसिंग हो रही। इमेज आपकी ली, उसको वैलिडेट किया गया, बंदा वो है कि नहीं है जो हमारे पास डेटाबेस में है, और आगे बढ़ गए। अगर फेस मैच हुआ तो अटेंडेंस लग जाएगी, अगर फेस मैच नहीं हुआ तो नहीं लगेगी। वैसे ही तुमने मूवीज़ में देखा होगा कि रेटिना स्कैन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। रेटिना स्कैन के लिए अदर टेक्नोलॉजी ओपन CV का काम नहीं होगा, बट इन जनरल फेस स्कैन के लिए आपका वो काम हो रहा है, फेस मैचिंग, फेस स्कैन, ठीक है। मैचिंग के लिए अगेन पीछे और सारी एल्गोरिथम लगती है, खाली ओपन CV के उससे काम नहीं होता, ठीक है। अपन वो भी पढ़ेंगे आगे। फिर हो गया आपका पिलो। इसको पिलो को यूज़ करते हैं अपन एक्सिफ मेटा डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए। तो ये आपको जब मैं आगे बताऊंगा तब वो आपको और समझ में आएगा कैसे, अभी आपको वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नमपाई किसके लिए यूज़ करते हैं ये तो पता ही है तुम्हें, क्या किसके लिए यूज़ करते हैं, क्या कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे इस केस में? इस केस में जैसे अपन स्कोरिंग निकालेंगे तो उसमें काम आएगा। क्या स्कोरिंग निकालेंगे? जैसे मेटा डेटा है, मेटा डेटा में क्या क्या चीज़ें कितनी आ रही है उसको परसेंटेज में डाला, उसका कुछ ग्राफ बना देगी कि उस उतने प्रोबेबिलिटी पे ये इतने प्रोबेबिलिटी में ओरिजिनल पिक्चर है। तो फ्रीक्वेंसी निकलती है, किसी भी इमेज वगैरह निकालेंगे तो अपन जहाँ पे फ्रीक्वेंसी करके उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे उस जगह भी यूज़ करेंगे। फिर आगे जब भी ये डेटा जो ऊपर वाले नो मेथड जो भी डेटा देंगे उसका अपन स्टैटिकल एनालिसिस करेंगे उस डेटा के ऊपर कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इमेज AI जनरेटेड है या नहीं है, तब भी अपन NumPy का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर अपन यूज़ करेंगे
ठीक है। ये पाइथन रैपर है टेसरेक्ट लाइब्रेरी के लिए, जो बेसिकली OCR के लिए ही काम आता है, ठीक है। तो आपने OCR टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन लिखा है, उसके लिए ये लाइब्रेरी को अपन यूज़ करेंगे, है ना। और फिर SQL Alchemy क्या है? डेटाबेस के लिए ORM का नाम सुना है कभी? डेटाबेस ORM क्या होता है? का नाम सुन सकते हैं सर। जैसे कि तुम C# यूज़ कर रहे हो, एंटिटी, एंटिटी जो वो बनता है उसके बाद डेटाबेस जनरेट। हाँ। तो ये क्या करता है कि ये आपके डेटाबेस को मैनेज करता है, डेटाबेस को एक्सेस प्रोवाइड करता है। डेटाबेस और आपके भी एक तो आप रो SQL क्वेरी लिखोगे, दूसरा आप SQL Alchemy के थ्रू उसको इंटरेक्ट करोगे डेटाबेस से। तो आपका जैसे कि आपने कोई मॉडल बनाया, ठीक है, उसमें आपने मॉडल बनाया जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है कि भाई नेम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन। अब आपने कोई एक पैरामीटर एक्स्ट्रा ऐड किया है, ठीक है। क्या हो सकता है कि आपका स्कूल का नेम लचे या कॉलेज का नेम, ठीक है। तो वो आप डेटाबेस में मैन्युअली अपडेट करने तो जाओगे नहीं, तो उसको मैनेज कैसे करेंगे? तो SQL Alchemy के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। प्लस उस डेटाबेस से इंटरेक्शन का जो भी काम है वो SQL Alchemy ही करेगा। इसमें भी माइग्रेशन का रोल होगा। माइग्रेशन का रोल तो माइग्रेशन के बिना कैसे होगा? माइग्रेशन नहीं करेंगे तो डेटाबेस को अपडेट कैसे करोगे? स्कीमा तो बनेगा ना। स्कीमा बनेगा, सब बनेगा, मॉडल्स बनेंगे, स्कीमा समझो। ये कोर जैसे वर्क करता है हाँ, वैसे ही करता है। हाँ, ठीक है। तो वो जो तुम डेटाबेस माइग्रेशन टूल बोल रहे हो ना, SQL Alchemy तो मैंने बता दिया क्या रीज़न है। उसके लिए माइग्रेशन के लिए हम Albemic का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये माइग्रेशन के लिए काम आएगा पूरा। फिर ये आपके पोस्टग्रेस डेटाबेस जो होता है उसके एक्सेस के लिए काम आएगा, प्रोडक्शन डेटाबेस के लिए, ठीक है। इन लोकल आप जनरली जब भी काम करोगे आप SQLite पे काम करोगे, या जो भी अपने पास एक्सेसिबल होता है। अगर आपके पास PostgreSQL एक्सेसिबल है तो उसके ऊपर काम करो, नहीं है तो SQLite से भी अपना काम चल जाएगा। उसमें कोई डेटाबेस इंस्टॉल करने की माता बच्चे नहीं रहती, ठीक है। और फिर यूबीकॉन यूज़ करेंगे अपन लास्ट में। यूबीकॉन एक सर्वर चलाने का तरीका है ना, तरीका नहीं, वो आपको सर्वर चला के पोर्ट नंबर वगैरह सब दे देता है ताकि आप उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाओ, ठीक है। नींद आ रही है? नींद तो उड़ गई। मैंने एक भी चीज़ यूज़ नहीं कर रखी है। एक भी चीज़ यूज़ नहीं कर रखी है, कैसे करोगे फिर? पाइथन आज चालू करता हूँ। एक बार पाइथन के बेसिक्स खत्म करता हूँ। मैंने आपको क्या बोला था, इसको पॉज कर देता हूँ, काम करते हैं, ठीक है, कि आप कैसे फोल्डर स्ट्रक्चर पे काम करोगे बेसिकली, ठीक है। अपन एडवांस से शुरू कर रहे हैं, बेसिक से शुरू नहीं कर रहे हैं, तो काम भी वैसे ही करेंगे। बेसिक्स तो आपके काम करते करते क्लियर हो जाएंगे। एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, दूसरा बनाओगे, तीसरा बनाओगे, चौथा बनाओगे, पांचवा बनाओगे, ठीक है। चलो सबसे पहले अपन फोल्डर बनाना चालू करते हैं। तो ऐप करके एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। ऐप करके जो भी काम चालू हो रहा है वो ऐप में ही चालू होने वाला है, ठीक है। और उसके अंदर दो फाइलें सबसे पहले बनाते हैं अपन। एक फाइल तो सबसे पहले बना ही लेते हैं। कभी इस टाइप की फाइल कहीं दिखी है आपने? इसका क्या यूज़ है? इसमें सारा बनाना मॉड्यूल्स वगैरह इंपोर्ट करके रखते हैं और मतलब मेन जब भी प्रोग्रामिंग कर रहे थे अपन इस फाइल को ही रन कराते हैं। नहीं, इस फाइल को रन नहीं कराते। इससे उसको इंपोर्ट करके उसमें वो ये किसी भी फोल्डर की आपकी बेस फाइल होती है। सबसे रूट फोल्डर की सबसे पहली फाइल यही होती है। इसका कोई यूज़ नहीं है। अगर कभी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, कुछ इंपोर्ट्स वगैरह करना चाहें
किसी फाइल का, सारी फाइलों का इंपोर्ट्स यहाँ डाल दो और ये कहीं आप रीयूज़ कर लो। ठीक है, मतलब आप अलग अलग फाइल को कॉल करने के बजाय सिर्फ इसको कॉल करो डायरेक्टली। ठीक है, फिर सबसे दूसरी बेस फाइल होती है अपनी main.py, जिसको आप रन करते हो। रन इसी को करते हो पाइथन में भी। फिर अपन एक फोल्डर क्रिएट करेंगे कोर का, इसमें वो सारा चीज़ें डालेंगे जो आपकी सेटिंग्स के लिए काम आ सकती है, जैसे कि आपकी कॉन्फिग्स फाइल हो गई, डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग हो गई, आपकी लॉग वगैरह आप इनेबल करते हो तो उसके सेटअप्स हो गए, एंड आपके एक्सेप्शंस के जो है सेटअप्स हो गए। तो इसके अंदर आप मल्टीपल फाइल डिफाइंस कर लो। सबसे पहले फाइल तो कौन सी होगी, init.py। ठीक है, एक फाइल अपन बनाएंगे config.py, इसमें अपन कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करेंगे, डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन हो गई आपकी, अगर फाइल अपलोड कर रहे हो तो एसटी बकेट की हो गई। ठीक है, ENV बनती है तो इसमें भी। हाँ ENV बनती है। ठीक है, तीसरी फाइल हो गई आपकी लॉगिंग वाला कर सकते हैं अपन। ठीक है, और चौथी फाइल आपकी हो गई एक्सेप्शन की। ठीक है, तो सबसे पहला फोल्डर ऐप के अंदर कोर पता चल गया, यूज पता चल गया इसका कि नहीं पता चला? धीरे धीरे पता चलेगा, तुम सरप्राइज हो। सारे मतलब अपने मॉड्यूल्स वगैरह सारे उसमें नहीं चले जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन, डेटाबेस का यूआरएल हो गया, S3 बकेट की चीज़ें हो गई, जो भी आपका एक कॉमन कॉन्फ़िग चाहिए होते हैं, वो LLM की कॉन्फ़िग हो गई, कुछ भी वो अपन उसमें स्टोर करेंगे। एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बना रखा है मैंने, ये मेरा स्ट्रक्चर है, दूसरे का स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट हो सकता है, बट आप एक प्रॉपरली किसी भी एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो तो बाकी सारे इनलाइन आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ जाता है कि क्या दिक्कत है, क्योंकि आप पहले से, बट आप डायरेक्टली जब काम करते हो तो अगर ऐप में ही सारे फाइलें ड्रॉप करते रहोगे, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप उसमें से कभी ढूंढ नहीं पाओगे कि किसका क्या यूज़ है। सोचो वहाँ पे स्कीमा की फाइल्स भी बड़ी है, कॉन्फ़िग की फाइल्स भी बड़ी है, सारी सर्विसेज भी वहीं पड़ी है, सारे कंट्रोलर्स भी वहीं पड़े हैं, सब कुछ वहीं पड़ा है। मेंटेन करना टफ हो जाएगा, टेस्टिंग मुश्किल हो जाएगी। टेस्टिंग नहीं, मेंटेनेंस टफ हो जाए। अपने को कोई ढूंढना है बग कहाँ आ रहा है, तो फिर अपने को सब चेक करना सब चेक करना पड़ेगा। ठीक है, स्कीम में आज के अंदर अगेन सबसे पहले फाइल कौन सी होती है, init.py। फिर चलो इसमें ये जो फाइल्स है अपन बाद में डिफाइन करेंगे। ठीक है, जब आगे आएगा तब, क्योंकि मैं अभी डिफाइन कर दूंगा, तुम्हें उसका पता नहीं चलेगा कि क्यों डिफाइन करा है अपन ने। ठीक है, फिर आया मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स में भी अपन अभी खाली एक ही फाइल डिफाइन करते हैं, .py। ठीक है, मॉडल्स स्कीमा में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो मैं बताऊंगा क्या डिफरेंस है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट फोल्डर अपन बना रहे हैं DB का। ठीक है, जिसमें अपन माइग्रेशन वगैरह, सेशन वगैरह मैनेज करेंगे। सेशन समझ गए क्या होता है? मतलब अगर कोई भी है ना प्रोजेक्ट हो तो आपका मतलब एक स्टैंडर्ड वे यही होता है फाइल। हाँ, पहले मैं ये एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देता हूँ, फोल्डर स्ट्रक्चर प्रॉपर कर देता हूँ, फिर मेरे को पता है कि कोई इस तरीके की फाइल आई, जैसे कि कोई मॉडल वाली फाइल बनानी है, तो मुझे पता है वहीं जाके बनूंगा, मैं रन अराउंड नहीं करूँगा। सबसे वो नेमिंग भी कॉमन हो जाती है, ताकि कोई दूसरा भी अगर काम करे तो उसको वो समझ आ जाए, इजीली मिल जाए, के हिसाब से वो जाके देख सकता है। हाँ, उसको पता है मॉडल बनाना है, चलो मॉडल्स में चले गए। ठीक है, अब मैंने इसको मॉडल्स नाम दिए है, लोग उसको DTO भी नाम दे देते हैं। ठीक है, कुछ लोग व्यू मॉडल्स नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है उनके स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं। मेरे हिसाब से मैं नाम देता हूँ, अगर मेरे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आया है जो पहले से बना हुआ है और उसमें उस तरीके का आर्किटेक्चर फॉलो हो रखा है, उस तरीके का नेमिंग कन्वेंशन फॉलो हो रखा है, तो मैं उसको फॉलो करूँगा। मैं अपना जाके इम्प्लीमेंट नहीं करने बैठूंगा, नहीं मैं तो ये सीखाऊँ ये करें, नहीं, उनके स्ट्रक्चर में अपने को डाइव होना पड़ेगा।
समझे। फिर और क्या बना सकते हैं अपन, यूटिल करके एक फोल्डर बना देते हैं, ठीक है। यूटिलिटी सर्विसेज यहाँ पे अपन बनाएंगे। यूटिलिटी सर्विसेज बोले तो S3 बकेट आपकी एक, अगर उसमें फाइल अपलोड करना है, गेट करना है, तो एक यूटिलिटी सर्विस है। या आपके फाइल सिस्टम से कोई फाइल गेट करनी है, अपडेट करनी है, तो यूटिलिटी सर्विस है, ठीक है। या ईमेल सेंड करना है, ईमेल सेंड करना है, तो उसके लिए कॉमन मेथड लिखेंगे, वो मेरे लिए वो भी यूटिलिटी सर्विस है, ठीक है। कई चीज़ें ऊपर से जारी हो गई, आई नो, बट बिहेव विथ मी। 7 दिन में अपन प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, 7 दिन में यू विल बी, ठीक है, जीनियस। इसमें मतलब सर्विसेज का रोल हो रहा है ना। हाँ, ओके, जो कॉमन सर्विसेज, कॉमन सर्विसेज। सर्विसेज वाला काम तो अपन इसमें करेंगे, जो आपके डेडिकेटेड सर्विसेज है, ठीक है। फिर अपन बनाएंगे रिपोजिटरीज। रिपोजिटरीज आपके सर्विसेज, आपकी एपीआई का फर्स्ट लेयर होता है, सेकंड लेयर होता है, जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन में कोई भी चेंज करना हो, ठीक है, आपका रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बॉडी में कुछ मॉडिफिकेशन करना हो, तो इसमें होता है। जैसे रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट कंट्रोलर पे आती, कंट्रोलर से डायरेक्टली सर्विस पे रिडायरेक्ट कर देते हैं। तो सर्विसेज में वहाँ पे आपको जो भी उसको रिक्वेस्ट बॉडी में मॉडिफाई करना है, कुछ भी करना है, वो वहाँ पे करेंगे। कुछ कैलकुलेशन वाला काम करना है, वहाँ करेंगे, और फिर वहाँ से अपन भेज देंगे रिपोजिटरी पे। रिपोजिटरी के पास सिर्फ एक ही काम है, डेटाबेस में अपडेट करना, डिलीट करना, फेच करना, जो भी काम डेटाबेस का होगा वो एज इट इज प्रोसेस करेगा, बीच में वहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे अपन। वो अगेन ये मेरा लॉजिक है, सामने वाले का लॉजिक, किसी और का लॉजिक अपने हिसाब से चेंज हो सकता है। मेरे हिसाब से सिर्फ मैं, अगर आपके डेटा के साथ कुछ अल्टरेशन करना है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बॉडी के साथ, तो वो मैं सिर्फ यहाँ करता हूँ। डेटाबेस में तो डीबी लेयर, जो रिपोजिटरी लेयर है, उसमें तो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन का काम ही करता हूँ, ठीक है। फिर 2-3 लेयर और बना सकते हैं अपन, जैसे कि ML लेयर, ठीक है, जिसमें ML वाले जितने भी काम होंगे वो अपन इसमें करेंगे, ठीक है। अगेन नीड तो अपने को बनानी ही बनानी हर फोल्डर में, ठीक है। ML वाला फोल्डर हो गया। फिर नेक्स्ट फोल्डर हो गया अपन API वाला फोल्डर, जो मैं कंट्रोलर लेयर बोल रहा था, कि जो रिक्वेस्ट आएगी सबसे पहले उसके पास आएगी, फिर उससे फिर आगे जाएगी। तो रिक्वेस्ट आई, कंट्रोलर लेयर में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को मॉडिफाई नहीं करूँगा, सिर्फ रिक्वेस्ट लूँगा और सर्विस को फॉरवर्ड कर दूँगा। सर्विस में जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो करूँगा, देन रिपोजिटरी को कॉल करूँगा। रिपोजिटरी भी कुछ चेंज नहीं करेगी, वो डायरेक्ट डेटाबेस से इंटीग्रेट करेगी। एपीआई फ्रंट एंड के साथ में इंटीग्रेट करेगा कंट्रोलर, दैट इज कंट्रोलर, ठीक है। और रिपोजिटरी डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट। बीच में अगर कुछ मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ सर्विस लेयर में करूँगा, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं रिपोजिटरी पैटर्न आर्किटेक्चर, ठीक है। इसमें भी अपन बना देते हैं क्या, init.py तो मैं हर चीज़ में बना ही देता हूँ, कोई बनाया नहीं बनाया। ये तो यूँ समझ लो वो बेसिक है। फिर एक चीज़ मैंने बताई थी, क्या बताई थी यहाँ पे, ठीक है। इसमें मैंने बोला था डेंसिटी एनालिसिस एज सर्विस वाला, टेक्सचर एनालिसिस, फोरेंसिक एनालिसिस और हिस्टोरिकल वैलिडेशन। इसमें मैंने बोला था कि अपन को रूल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जिस रूल्स के बेसिस पे वो डिफाइन करेगा कि हिस्टोरिकल वैलिडेशन के हिसाब से सही है गलत है, तो वो अपन यहाँ बनाएंगे रूल्स के अंदर, ठीक है। और फिर अगर कोई बैकग्राउंड सर्विस की अपन ने बना के छोड़ दिया और बैकग्राउंड में चलते रहना, आपके पास रिस्पॉन्स आ जाए जब भी आप चेक करो, आपके होल्ड पे नहीं रखे जब तक ये काम, यूँ कि जब तक ये काम हो गया तब तक आप बैठे रहो, ऐसा नहीं। जब तक ये काम हो गया वो चल रहा है बैकग्राउंड में, आप अपना दूसरा काम कर रहे हो, वो आपको नोटिफाई कर देगा भाई मेरा काम कंप्लीट हो गया, अभी ये रिजल्ट या रिस्पॉन्स अपना। तो उसको अपन डालेंगे वर्कर्स में, बैकग्राउंड वर्कर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। ये काम हो गया। अब बाहर के ऐप से बाहर की साइड में अपन 2 फोल्डर बनाते हैं इन जनरल। एक तो हो गया आपका ये वाला एलेम्बिक वाला, ठीक है, जो आपके डेटाबेस की माइग्रेशंस को होल्ड करेगा,
ठीक है, दूसरा आपका डॉक्स वाला हो गया। तीसरा, यदि आप टेस्ट केसेस लिखते हो, ठीक है, तो उसके लिए टेस्ट केसेस क्या होता है कि आपके जो भी यहाँ पे कोड लिखा है तो उसका आप यूनिट टेस्ट केसेस लिखते हो, एंड टू एंड टेस्ट केसेस लिखते हो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो एक ऊपर से आपके सिस्टम को वैलिडेट कर देते हैं कि आपकी कोई चेंज की वजह से कुछ ब्रेक तो नहीं हुआ है। अगर हो रहा होगा तो वो यहीं पे बता देगा, ऊपर से, डीपली नहीं, ऊपर से कि एक बार तो वैलिडेट हो जाए, समझ गए। और इसके अलावा कुछ फाइल्स होती है जो अपने को बनानी पड़ती है यहीं पे, जिनको कॉन्फ़िग फाइल्स भी बोल सकते हो। वो वाली एलएमबिक डॉट वाली फाइल बन सकती है जिसमें एलएमबिक का कॉन्फ़िगरेशन पड़ा रहेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट ये टोमल फाइल तो मैंने आपको बताई थी। .env फाइल पड़ी रह सकती है। अब .env फाइल और में दो तरह की अपन फाइलें बनाते हैं। एक तो .env जो आपके सिस्टम पे रहती है, .env .example वाली, ठीक है, जो अपन गिटहब पे पुश करते हैं। अपन कभी भी .env पुश नहीं करते, .example पुट ऐसे होती है क्योंकि इसमें जो कीज वगैरह होती है वो शेयर नहीं होती कि आपकी रेपो से लीक हो सकता है। तो आप .env कभी भी गिट में पुश नहीं करते हो, ये वाले आप गिट में पुश करते हो, ठीक है। फिर अपन बनाएंगे डोकर फाइल, ठीक है, ये भी अपन सीखेंगे। अभी क्या काम है इसका मैं बता देता हूँ। और एक बनाएंगे अपन डोकर कंपोज फाइल, ठीक है, डोकर -compose.yml, ठीक है। ये सारी डोकर क्या करेगा, आपके जो भी कोड लिखा हुआ है उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती है, सपोर्टिंग चीज़ें चाहिए होती है, डिपेंडेंसीज चाहिए होती है। तो वो आप हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करोगे, वो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। और हो सकता है आप बोलोगे कि मैं सर वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लूँगा पाइथन का, कर सकते हो उस तरीके से, बट वो आपके सिस्टम पे जिस तरीके से काम कर रहा है वो आपके सर्वर पे उस तरीके से काम करेगा नहीं करेगा, उसकी कोई रिलेबिलिटी नहीं है। तो आपने बहुत पहले, अभी तो इतना नहीं होता, बट पहले ये होता था कि डेवलपर जब डोकर ने वगैरह नहीं थे ऐसी चीज़ें, वो तब आपने सुना होगा लोग बोलते थे कि मेरे किसी सिस्टम पे बढ़िया चल रहा है, ठीक है, ये बहुत बड़ा एक वो बना रखा है, ठीक है, हाँ मेरे सिस्टम पे चल रहा है बट सर्वर पे नहीं चल रहा है। तो वो बहुत फाइट होती थी कि क्यों नहीं चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो उस चक्कर में ये चीज़ निकाली। ये क्या करता है, कर्नल लेवल की चीज़ बना के ऑपरेटिंग सिस्टम बना के दे देता है एक तरीके से। तो वो एक तरीके से तुम्हारे सिस्टम के अंदर एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ चल रहा है वो तुम सर्वर पे डिप्लॉय करोगे तो वहाँ पे भी वही ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो अगर वो तुम्हारे पे चल रहा है तो वहाँ पे भी चलना चाहिए। अगर वहाँ पे कुछ फटा है तो तुम्हारे पे फट जाएगा, अगर क्योंकि एनवायरनमेंट तो सेम है, ठीक है। प्लस आपका डिप्लॉयमेंट बहुत इजी कर दिया। पहले तो आप हर चीज़ लोकल पे डिप्लॉय करो, nginx करो, ये करो वो करो, ठीक है, तो टाइम लगता था। अभी क्या है, डोकर करो, nginx से बाइंड कर दोगे, हो गया काम आपका, ठीक है। प्लस आपका डेवलपर सेटअप, जब भी कोई डेवलपर नया आता था टीम में तो उसके लिए पूरा सेटअप कराना पड़ता था बैठ के किसी एक डेवलपर को, तो उस डेवलपर का टाइम वेस्ट होता, नए डेवलपर का टाइम वेस्ट होता, और कुछ चीज़ें मैनेज नहीं होती क्योंकि मेरे सिस्टम पे चल रहा है, तुम्हारे सिस्टम में क्यों चल रहा है मेरे को पता नहीं, वो वाली चीज़। तो उस चीज़ को इसने वॉइड कर दिया, ठीक है, हाँ कर रखी है ना इसके लिए। तो ये अपना आज प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर अपन समझे, ठीक है। और पहले समझ के आओ कि क्या हो रहा है, टोमेल का यूज़ क्या है वगैरह। कल आना, अब कल अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, ये चलेगा प्रोजेक्ट।